यूनिफॉर्म पे लोग सैल्यूट करते हैं, ये डर है या रिस्पेक्ट? ले और बता बहन के ले। पुलिस का पावर सबको दिखता है, बट प्रेशर किसी को नहीं दिखता, ये क्या सच है? प्रेशर होता है। और ये दिल्ली पुलिस नरेंद्र मोदी के इशारे पर प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर, अपनी डिमांड करने पर किस तरीके से प्रदूषण रोका जाए, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है, और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को किस तरीके से, छोटे छोटे युवाओं को, 20-20, 25-25 साल के युवाओं को सीधा थाने ले जा रही है, जेलों में डालने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए जरा, पब्लिक पुलिस से डरती क्यों है, जबकि साथ होनी चाहिए? पब्लिक पुलिस से नहीं डरती। इधर क्यों नहीं आना बोल रहे आप निजामाबाद? परमिशन लेके आना आए तो किसकी? हमारे पुलिस की। मतलब अगर कोई शहर जाना है तो पुलिस वालों की परमिशन लेके आना पड़ता है? हाँ, पुलिस स्टेशन में बताना। क्यों, किसको? वो जो कार उसमें चली गई थी, पानी में चली गई थी। हाँ, कार नाले की टूटी दीवार से टकराकर कुछ फीट गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता राजकुमार मेहता ने हादसे की वजह प्रशासन की लापरवाही, रेस्क्यू में देरी और बचाव कर्मियों के पास उचित उपकरण न होना बताया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और पावर पैक्ड एपिसोड में। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पैशन की। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अमित सिंह, और ये के जो खुद एक पुलिस ऑफिसर भी है और साथ में एक पैशनेट बाइकर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आपसे मिलके और बढ़िया हो गया है, अच्छा लगा। मेरा तो फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है, देखते हैं। तो ये पहला है ना? कभी हाँ जी, इससे पहले नहीं, पहला पॉडकास्ट है और चलो बहुत एक्साइटेड हूँ। थोड़ा सा नर्वस भी हो। अच्छा, नर्वस भी हो? ओके, ये बहुत नेचुरल है, हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन एक बार सभी को दे दो आप। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। मैं अमित सिंह, मैं एक पुलिस कांस्टेबल हूँ, और मेरा जो पैशन है वो ट्रैवलिंग का है। मैं ट्रैवल करता हूँ, नई जगह एक्सप्लोर करता हूँ। जैसे ही मैं छुट्टी लेता हूँ, मैं निकल पड़ता हूँ किसी नई डेस्टिनेशन की तरफ। हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये जो टाइम है जो निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो अपना तो यही है कि जैसे टाइम मिले वैसे ही तो वो चक्कर हो लो। बस घूमो, एक्सप्लोर करो। बहुत अच्छी बात है यार, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे, जैसे कि आपने बताया आप कांस्टेबल है, आप पुलिस में हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ ऐसी क्वेश्चंस करें। देखो, हमारे पास बहुत सारे राइडर्स आते हैं, हमारा पॉडकास्ट बेसिकली हम राइडर कम्युनिटी में ही करते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, घूमना फिरना तो लगा रहता है, चलता रहता है, हर किसी से पूछते ही है। आपसे थोड़ा कुछ अलग, कुछ यूनिक क्वेश्चन होने चाहिए जो कि हमारे राइडर्स के लिए भी यूजफुल हो। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल भाई। सबसे पहले आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? पुलिस वाला अमित सिंह या फिर एक राइडर अमित सिंह? देखो, मेरा जो पैशन है वो राइडिंग का है, तो मैं राइडर ही हूँ। पुलिस वाला मैं हूँ, वो प्रोफेशन है मेरा। तो मैं एज ए प्रोफेशन पुलिस ड्यूटीज करता हूँ, और पुलिस ड्यूटीज करना बहुत ही हेडेक का काम है, सच्ची। अच्छा। हाँ या, प्रेशर कैसे झेलना है, क्या करना है, ड्यूटीज है, टाइमिंग, आपके एक फिक्स टाइमिंग है, कोई टाइम से पहुंचना है, टाइम से पहले रहना है, बहुत सारी चीजें हैं। बट वैसे हमने सुना सरकारी ड्यूटी तो बहुत मजे की होती है, खाओ पियो आराम करो, मस्त मजे। ऐसा कुछ नहीं है भाई जी। देखो, ड्यूटीज डिपेंड करता है कि मतलब आपकी ड्यूटी कहाँ पे क्या है, और सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं कि आपकी मौज आ गई, आप ऐश कर रहे हो। अच्छा। नहीं, काम तो आपको करना पड़ेगा। सरकार ऐसी थोड़ी आपको सैलरी दे रही है। जब आपने पहली बार पुलिस का जो यूनिफॉर्म पहना था, तो उस टाइम की आपकी फीलिंग कैसी थी? भाई वो तो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग थी। और मैं सच बताऊं तो ये देखिए आपकी, मेरा जो एक ड्रीम था वो मैंने अचीव किया। एक जो होता है समाज में, आप सोशल है कहीं भी, तो उसमें आपका एक लेवल, आपकी पहचान, वो वर्दी होती है। अच्छा। तो जब उसको हम पहनते हैं, जैसे हमारा ड्रीम है कुछ करने का, अचीव करने का, कि मैंने एग्जाम दिया, मैं पास हो जाऊं, तो वो सब फीलिंग थी कि मतलब हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम वर्दी देखी, इसका मैंने सपना देखा था और ये मैंने अचीव किया है। तो ये फैमिली के लिए प्राउड है। आप एक समाज में आप भी कहीं जाते हैं जैसे, तो एक टैग लगा हुआ है, ये पुलिस वाला आ रहा है। आप नॉर्मली फॉर्मल में जाइए, आप किसी शादी में जाइए,
पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये तो है कि अगर आप पुलिस ट्रेनिंग करते हैं तो आप भीड़ में अलग दिखते हैं। आपको ड्यूटी अपना ज्यादा टफ लगता है या लॉन्ग राइड? मेरे को दोनों में से कुछ भी टफ नहीं लगता। दोनों एंजॉय करते हैं? दोनों एंजॉय करता हूँ। राइडिंग का पर्पस अलग है भाई, आप ग्रुप राइड कर रहे हैं, सोलो राइड कर रहे हैं, और जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो मजेदार होता है एकदम। राइडिंग, आप तो खुद एक राइडर हैं तो आप समझ सकते हैं कि राइडिंग का एक्सपीरियंस ही कितना खतरनाक है। ऑब्वियसली तो अच्छा, बाइक राइडिंग का तो अल्टीमेट है। वैसे आपको बाइक का शौक हुआ कब से और कैसे? बचपन से देखते थे कि मूवीज में देखा है कि बाइक राइड कर रहे हैं, और एक अभी कब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्रेज था धूम मूवी का, आपने देखी होगी। हाँ। तो जॉन इब्राहिम ने पैशन दिया था सबको बाइक राइडिंग का कि आप अच्छी सी एक बाइक हो स्पोर्टेबल की, अच्छा। और आप उसको राइड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या थे, गेम ही खेलते थे उस टाइम पे इस तरह की बाइक से। मोबाइल में गेम खेलते थे या फिर कंप्यूटर पे गेम था वो बाइक रेसिंग का। तब वो एक हमने सोचा भी नहीं था कि ये ड्रीम हम पूरा कर पाएंगे इस तरह का। फिर मतलब कहते कि पढ़ाई करी, उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आए, आपकी जॉब लग गई। जब लगा कि हाँ आप कैपेबल हैं, वन यू हैव परचेज वन बाइक, तो मैंने एक बाइक ली। मतलब आप जॉन इब्राहिम को देख के आपका यस बिल्कुल इंस्पिरेशन बना है? इंस्पिरेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास कि जॉन इब्राहिम धूम को देख के वो बाइक में आते हैं। ओके, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी तक की सबसे यादगार राइड कौन सी रही है आपकी? जो मेरी यादगार राइड रही है वो रही है मेरी 2022 में लेह लद्दाख। अच्छा, लद्दाख गए थे? यस पाजी, हम अच्छा। 6 बाइक से 8 दोस्त गए थे। 6 बाइक से? 6 बाइक मतलब थी, 2 पिलियन था? हम 2 पिलियन थे। मैं पिलियन गया था अपने पिलियन गए थे? यस, मैं पिलियन गया था अपने दोस्त के साथ। ओके। वहाँ पे मेरे दोस्त और मैंने दोनों ने बाइक चलाई है, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस थे, मैं कम था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने मेरा दिल रखने के लिए मुझे बाइक चलवाई थी। अच्छा। मैं नाम लेना चाहूंगा गुरु भाई का। गुरु भाई मेरी नहीं, जैसे जॉन इब्राहिम बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है ना, ऐसी हमारे गुरु भाई हैं। वो हमारे जो ग्रुप है डीजी राइडर्स का, उसमें काफी लोगों की इंस्पिरेशन है। डीजी राइडर क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है दिलशाद गार्डन राइडर्स। अच्छा, दिलशाद गार्डन राइडर। इन्होंने जो बनाया था वो हम पॉकेट दिलशाद गार्डन के ही दोस्त थे। अच्छा। सारों ने मिलके इन्होंने बनाया था। और ये राइडिंग का जो कीड़ा जो आप कह रहे थे, राइडिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कीड़ा भी वहीं से स्टार्ट हुआ है, दिलशाद गार्डन से ही। अच्छा। इसके पीछे भी एक कहानी है छोटी सी। एक हमारे दोस्त है हमारे ग्रुप के ही, गुल्लू भाई, उनके जो चचा हैं वो राइडर थे। अच्छा। वो राइडिंग करते थे, उनको बाइक का बड़ा पैशन था। उनसे ही मोटिवेट होके हम लोग राइडिंग में घुस गए कि अपनी एक बाइक हो। तो इन सबने बुलेट खरीदी। ये बात है 2013 में हमने सपना देखा था। पहला ट्रिप हमने भानगढ़ का लगाया बाइक कार एज ए टैक्सी से। तो मैं 2016 में जॉब पे चला गया। उसके बाद जॉब अटेंड करने के बाद 1 साल ट्रेनिंग करी। 17 में आया, और ये लोग तब तक अपनी बाइक परचेस कर चुके थे। अच्छा। तो इन्होंने बाइक परचेस करने के बाद ही फिर राइडिंग स्टार्ट कर दी। चलाया है बिल्कुल बिल्कुल। अभी कौन सी बाइक चला रहे हो आप और क्यों? मेरे पास अभी टीवीएस की रोनिन है। अच्छा। 225 सीसी। आप उसी को टार्जन का नाम दिया आपने? यस, मैंने उसको टार्जन क्यों दिया आपने नाम? टार्जन एक फील देता है कि हाँ आप कुछ भी वंडर कर सकते हैं। तो आपने देखा हो टार्जन द वंडर कार, तो कुछ यूनिक है। यस, यूनिक है। तो इसी वजह से मैंने इस बाइक को इसलिए टार्जन नाम दिया, क्योंकि ये मल्टीपर्पज बाइक है मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी जो मेरी रनिंग है वो जिसमें ऑफिस जाना या फिर ड्यूटीज करना है, फिर लोकल जाना, तो मेरी 40 से 50 किलोमीटर की रनिंग रोज की है। तो मुझे एक बाइक ऐसी चाहिए थी जिसमें मैं एवरेज भी निकाल सकूं और उस बाइक को लेकर मैं कहीं भी जा सकूं। तो मुझे परफेक्ट लगी और इस बाइक में दम है। अच्छा, तो अब सबसे यादगार जो आपका था वो लद्दाख वाला था। यस। ऐसा क्या था उस वाले राइड पे जो आपका वो इतना यादगार बना? उसमें हमारे साथ ना कहते हैं ना कहानियां, ट्रेजेडी, और कहते हैं ना वहां पे फट गई थी एक बार को। तो बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं। अच्छा, कुछ पहला था हादसा जैसे बताइए आप हमें। बिल्कुल। फर्स्ट हमने यहाँ से दिल्ली सुबह 6 बजे हम लोग निकले। तो हम पहले दिन हम पठानकोट पहुंचे। ठीक है। पठानकोट से नेक्स्ट डे फिर हमारा था कि एक काम करते हैं कि क्यों ना हम सच पास कर ले। अच्छा। हम लोग चले गए सच पास करने के लिए। अच्छा। पठानकोट से सच पास करने गए तो एक जिनकी बता रहा था गुल्लू भाई है, उनपे हिमालयन की बाइक है, एक थंडरबर्ड। ओके। अब क्या हुआ कि जैसे हम सच पास के आधे रास्ते पहुंचे, आधे रास्ते पहुंचने पे ही उनकी बाइक की क्लच प्लेट खराब हो गई। ओह माय गॉड, वहां पे? यस। अब ये लगा लीजिए हम सच पास जा रहे हैं, सच पास के आधे रास्ते में जाके बाइक उनकी खराब हो गई। हमारी 6 बाइक थी, 4 बाइक ऊपर चली गई, 2 बाइक नीचे थी। अच्छा। जहाँ पे उनकी बाइक खराब हुई तो विशाल भाई एक हमारे साथ में है, वो रुके उनके साथ। अब वहाँ नेटवर्क तो है ही नहीं। अच्छा। कम्युनिकेशन कैसे करें? ये इंटरकॉम वो काम नहीं कर रहा।
क्योंकि हाइट ज्यादा हो गई थी और उसकी लिमिट सेना है हमारे पास, अच्छा तो सेना से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें क्या कि वो 1.5 से 1.5 किलोमीटर का अच्छा रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद वहाँ पे नेटवर्क का बिल्कुल कट ऑफ हो गया। हम लोग ऊपर वेट कर रहे कि यार आए वो आए, अब वो आए कहाँ से, बाइक तो खराब हो गई भैया। फिर ऊपर से मैं और गुरु भाई वापस नीचे गए कि देखे क्या समस्या, दोनों क्यों रुक गए हैं। नीचे आए, देखा तो बाइक खराब। अब ना तो नहीं वापस आ सकते ना ऊपर जा सकते कि बाइक खराब है। फिर हमने 2 घंटे लगभग, ये टाइम था 2-2:30 बजे का दोपहर में, ठीक है। हमने 2 घंटे वेट किया। शाम को 4 बजे के करीब एक टेम्पो वाला वो जा रहा था, 4x4 वाले जो छोटा हाथी टाइप का, तो उसको किलाड़ की तरफ जाना था। भैया उससे बात करी, उसमें ईंटें भरी हुई थी। हमने कहा भाई ईंटों के तो जो तेरे पैसे हम दे देंगे, आप अपनी ईंटें निकाल के हमारी बाइक को लोड करो और फिर निकलते किलाड़। अच्छा वो मान भी गया? तो नहीं, वो पैसे वैसे को लेकर कुछ इशू हुआ कि मतलब वो 10,000 मांग रहा, कोई 15,000। एक और आया था उसने 15,000 मांगे, तो हमने उसको वापस कर दिया कि भाई नहीं हम नहीं देंगे 15,000 रुपये। फिर जब हमने और वेट किया तो हमने कहा यार दे देंगे, यहाँ से चलो निकलो। अच्छा फिर हमने उस एक मिल गया था भाई, उसने 5,000 में हमसे बात हो गई, तो उसको हमने बाइक को लोड किया, उस पर रस्सी से बांधा। फिर हम आए किलाड़ गाँव में। वहाँ पे हमको रात अंधेरा हो गया था, काफी रात हो गई थी मतलब। हमने वो उस दिन रात को स्टे वहीं किया किलाड़ में, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग निकलेंगे तो वहाँ पे टैक्सी स्टैंड था, वहाँ पे बात कर लेंगे। इवन एक मैकेनिक से बात भी की, उसने कहा कि हाँ क्लच प्लेट तो मैं डाल दूँ, मेरे पास बुलेट की है, बुलेट की डल जाएगी। सुबह 10 बज गए, वेट करते करते उसकी दुकान ही नहीं खुली मैकेनिक की। ऐसे सिचुएशन में हमें ना 6 बजे हमारी आंखें खुल जाती है। बट और टैक्सी स्टैंड पे गए, वहां से बता गया भाई ठीक है अगले शहर लेके चलो हमें, क्योंकि वहां तक हमारी बाइक चली जाएगी। उसमें लोड करके कोई 10,000 मांगे, कोई 5,000, 15,000 मांगे, कोई कमी ना हो। हाँ सबकी वहाँ यूनियन है, वो एक ही फिक्स रेट होता है टैक्सी का। यार ये तो लफड़ा हो गया, इतने पैसे देंगे उसके बाद फिर वहाँ पे काम भी कराना है। इन्होंने यार एक काम करते हैं, फिर आपस में डिस्कशन किया कि ब्रेकफास्ट कर लो, सोचते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं आपस में, फिर निकलते हैं। फिर वहां से हम नीचे हाईवे की तरफ गए, 2 लोग, एक मैकेनिक से और चेकअप कराया, उसने कहा नहीं भाई बिना क्लच प्लेट की बात नहीं बनेगी, ये तो उड़ गई इसकी क्लच प्लेट। अच्छा फिर हम लोग नीचे हाईवे पे गए, वहां से एक टैक्सी, वो सब्जी लेके जा रहा था मनाली, सब्जी और फ्लावर्स लेके। उस बंदे को से रिक्वेस्ट करी, वो बंदा मान गया, वो बंदा जैन बंदा एकदम। अच्छा उस बंदे ने 3,000 रुपए में हमें मनाली छोड़ा, सिर्फ मात्र 3,000 रुपए में, और जबकि वहां से वो काफी दूर था, 150 किलोमीटर के करीब। और वो हमने वो टो करने के बाद फिर हम मनाली पहुंचे, सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड के, वहां से उसकी सर्विस कराई, उसकी क्लच प्लेट चेंज कराई। फिर वहीं ये था शायद सरचू के, मतलब मनाली में घुसते ही सरचू वाले रोड से, फिर वहां से वापस हम सरचू के बाद फिर हम लेह लद्दाख की तरफ, फिर हमने अपने लद्दाख की जर्नी स्टार्ट की। भाई ये आपका जो स्टार्टिंग था बहुत ही चैलेंजेस था यार। इस सच पास में वाकई में नहीं, वो सच पास इस चीज के लिए ही मशहूर है कि आपको चैलेंजेस मिलेंगे। अच्छा। आपको एक्सट्रीम चैलेंज तो मिलने हैं। सच पास का नाम ही आपने सुना भी होगा कि उसको कहते हैं कि पासेस ऑफ द पासेस, मतलब कि सब पासेस का बाप है वो। ऐसा बोलते हैं। अच्छा, आपका पुलिस बनने का जो सपना था कब और कैसे पूरा हुआ? इसका क्रेडिट जाता है मेरे दोस्त सतीश को। अच्छा, ये भी दोस्त की वजह से हुआ? यस बिल्कुल। क्या बात है। 2011 में वो यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था, और 2013 में हमारे जो फॉर्म निकले थे, तो वही मुझे लेके गया था कि ये तेरा फॉर्म है कि भाई मेरे को पुलिस नहीं बनना, तू इतने दिनों में आता है, महीने में आता है, 3-4 महीने में आता है तो घर पे, भाई मैं नहीं बनूंगा। उन्होंने फॉर्म डाल दे, क्या दिक्कत है? मैं ठीक है डाल देते हैं भैया। हम 2013 में हमने फॉर्म भरा था, और उसके बाद फिर एक जो इसके वो होते हैं एग्जाम्स, पहले पीडी हुआ, वो क्लियर हो गया, फिर फिजिकल हुआ, वो भी क्लियर हो गया। फिजिकल की भी ऐसी, अब मैं आपको बताऊं एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, मेरी 2013 में शादी हो गई थी। अच्छा, 2013 में शादी हो गई थी मेरी। अच्छा। और शादी होने के बाद मैंने फॉर्म भी भर दिया था। मेरे को जॉब करनी पड़ी, क्यों, फैमिली का प्रेशर कि भाई शादी तो हो गई है, थोड़ा पॉकेट मनी का देखो अपना। हमने वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, प्राइवेट जॉब कर ली। उस दौरान मेरा ऑफिस से घर सिस्टम यही चल रहा था। नई नई शादी हुई थी तो इतना भी ध्यान भी नहीं दिया। अब ये फॉर्म भरवा दिया, फॉर्म भरने के बाद ही थोड़ा बहुत पढ़ते थे। अब आई फिजिकल की बारी। जब मेरा फिजिकल हुआ तो मेरे को 1 हफ्ते पहले पता चला क्या? और कि मतलब फिजिकल की डेट आ गई है 1 हफ्ते बाद। मेरे दोस्त सतीश का ही फोन आया था, भाई तेरा फिजिकल भी है। भाई मुझे नहीं पता। ठीक है देखेंगे, तैयारी कोई थी नहीं, फिटनेस थोड़ी सी ठीक रही है स्टार्टिंग से ही, तो देख लेंगे। अब हालत मेरी खराब,
जब हम गाजियाबाद से, मेरा फिजिकल सेंटर था मुरादाबाद पहुंचे तो पूरी रात बारिश पड़ी दबा के। जितने भी हम लगभग 20 से 22 बंदे थे। जब हम अपने गाजियाबाद स्टेशन से चले थे, सारे जो रिक्रूटमेंट के लिए पीटी देने जा रहे थे। ठीक है। अब क्या होता है कि सबकी तैयारी अच्छी, सब दुआ करे भगवान जी बारिश बंद हो जाए, भगवान जी बारिश बंद हो जाए, सब दुआ कर रहे कि बारिश बंद हो जाए। मैं एक अकेला ऐसा था, भगवान बारिश इतनी पड़े कि पानी भर जाए, फिजिकल कैंसिल हो जाए। भाई ये लगा लो, हम वहां पहुंचे सुबह, हम रात को रेलवे स्टेशन पे रुके, सारे होटल फुल, धर्मशाला फुल। अच्छा, वो रश मतलब काफी लोग, लगभग उस दिन कुछ मतलब 3-4 हजार बच्चों का फिजिकल था, क्योंकि मुरादाबाद में 4 स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे फिजिकल्स हो रहे थे। पुलिस लाइन में एक 3 PSC बटालियन से, उन सब में होने थे। तो रश काफी था रेलवे स्टेशन पे, जगह नहीं थी पैर रखने की भी। जैसे तैसे वो एक थोड़ी छोटी छोटी जगह में हम 20 बंदे एडजस्ट हुए। अच्छा। बारिश बंद ना हो, फिर उठे, नींद किसी को अच्छे से आई नहीं, तो सुबह 4 बजे उठे कि यार एक काम करते हैं सर, वहाँ पे चलते हैं सेंटर पे जहाँ पे हमारा फिजिकल होने वाला है। ठीक है। अब सुबह 4 बजे जो ऑटोज थे, ऑटो रिक्शा सब बंद, कुछ नहीं है। तो हमने 3 किलोमीटर का सफर पैदल कराया। अच्छा। कि थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। वहां पहुंचे, देखा तो वहां पे पानी भरा इतना घुटने तक, मतलब सेंटर में। अब फिर तो मजा पहला बैच उन्होंने, पुलिस वालों ने एक पहला बैच दौड़ाया, तो वो कोई गिर रहा है, कोई इसमें तैर रहा है जानबूझ के। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, उन्होंने फर्दर अपने हायर्स को बात की, लखनऊ से आदेश आ गया कि फिजिकल जो आज की डेट का है, आज से 3 दिन की डेट के 1 महीने बाद होंगे। जब सारे फिजिकल खत्म हो जाएंगे तो हमें डेट नेक्स्ट मंथ की मिल गई। अच्छा। सब दुखी हो रहे, भाई क्या हो गया है, ये क्या हो गया। और मैं खुश, तुम कुछ हो गया। प्रभु 1 महीने का टाइम मिल गया तेरे को, तेरे तो तैयारी नहीं थी। अच्छा। तो वो मेरा जो टाइम था, कहते कि लक साथ कर रही है, लक ने साथ दिया। 1 महीने का टाइम मिला, मैंने फिजिकल एक्सीलेंट मारा और मेरा फिजिकल पास हो गया। इसका रिटर्न का हुआ, रिटर्न के बाद रिटर्न क्लियर हुआ, फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल देने गए थे हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर। और उसके बाद फिर 2016 में मेरा नंबर आ गया था इसमें कि आपका सिलेक्शन हो गया। 16 में ट्रेनिंग पे चला गया था। पुलिस बनने के लिए क्वालिफिकेशन का होना चाहिए, और कितना मिनिमम एटलीस्ट? क्वालिफिकेशन का देखिए हर कैटेगरी के अलग अलग है। जैसे कि कांस्टेबल रैंक का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप 12th पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। या अगर आप अभी कुछ वैकेंसी निकलती है जैसे ASI की, जो डायरेक्ट निकलती है, वो होती है मिनिस्ट्रियल में, तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और आपका कंप्यूटर नॉलेज या कोपा, अदरवाइज कंप्यूटर में सर्टिफिकेट होता है, वो होने जरूरी है। अगर आप SI लेवल की जाएंगे तो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना मिनिमम है। अगर आप ग्रेजुएशन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल टेस्ट में सबसे टफ चीज क्या होती है? फिजिकल टेस्ट में टफ चीज, अगर आप कहते हो जैसे मैं तैयारी नहीं थी, अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको कुछ टफ नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब नॉर्मल हो जाए। उसमें क्राइटेरिया, उसमें ये होता है कि कुछ कंपलसरी चीजें हैं, जैसे कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपका हाइट, आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। कितना? और मिनिमम हाइट जैसे 170 है, और जो कांस्टेबल के लिए जैसे 170 मांगते हैं, तो उसमें आपका मिनिमम वेट है वो 50 kg होना चाहिए। 170 क्या? 170 यानी कि 5 फुट 7 इंच। ओके। ये एक बिल्कुल बेस है। और जैसे यूपी पुलिस में कांस्टेबल में 168 सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट कर रखी है। 168 सेंटीमीटर। और वेट भी वही 50 मिनिमम 50, बस 50 kg मिनिमम 50 और मैक्सिमम कोई नहीं होता? मैक्सिमम वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर किसी की कोई 6 फीट है तो उसका 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। अगर वो 6 फीट लंबा है, वो 50 kg वेट ले रहा है, तो वो उसमें फिर उसको कहेंगे कि आप एक काम करो, आपका रीमेडिकल होगा, आप अपना वेट बढ़ाइए। और एक होता है कि जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, और है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो ये उसमें होता है सबसे मेन है रनिंग। जैसे दिल्ली पुलिस की जो टाइम लिमिट है वो है 5 मिनट 45 सेकंड की, उसमें आपको 1600 मीटर रनिंग करनी ही पड़ेगी, वो कंपलसरी है। अच्छा। अगर आपने वो किया है, रनिंग कर ली, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे कि आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, वेट देखा जाएगा, आपको सांस की दिक्कत तो नहीं, तो इसके उससे चेक करने के लिए 5 सेंटीमीटर मिनिमम उसके बाद, हाँ, कि आपको फुलाव होना जरूरी है चेस्ट में, वो कंपलसरी है। वो सब चीज होने के बाद किसी में जैसे हेड कांस्टेबल की है, उसमें आपकी हाई जंप, लॉन्ग जंप ये भी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका PET में क्या क्या मांगा हुआ है उसमें।
अच्छा, पुलिस में जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, अब अपना बताइए जरा। भाई जबरदस्त। अच्छा। मैं कह रहा हूँ मेरी पूरी सर्विस का भी मेरे को 10 साल हो गए हैं सर्विस में, और 10 साल के अंदर मैं अपनी जो ट्रेनिंग का जो मेरा पीरियड था ना, मैं वो भूल ही नहीं पाया हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? इतनी सारी मेमोरीज है, इतने सारे दोस्त हैं, डिफरेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। आपका कहाँ हुआ था ये ट्रेनिंग? मेरा ट्रेनिंग भोपाल? नहीं, मेरा ट्रेनिंग हुआ था फतेहपुर, यूपी में। फतेहपुर, ये कानपुर से आगे है। अच्छा। 80 किलोमीटर, वहाँ पे मेरा पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग हुआ था। 9 महीने की ट्रेनिंग थी हमारी। अच्छा। और वहाँ जितने भी लगता हम 70 लड़के अपने गाजियाबाद से थे, जो मतलब गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के थे। अच्छा। और बाकी कोई झांसी से, कोई कानपुर से, कोई दिल्ली से, और कुछ हरियाणा राजस्थान के भी थे जो मिक्स थे। अच्छा। बाकी सब और पोलो के भी थे लड़के। अच्छा, एक कैंप में कितने रहते हैं, कितने लोग रहते हैं एक ट्रेनिंग में कम से कम भी? ट्रेनिंग सेंटर में 200 भी रहते हैं, किसी में 300 रहते हैं, किसी में 400 रहते हैं। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, उस हिसाब से। हमारे वाले में हम 200 लोग थे। ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलती है आप लोगों को? हाँ। कितनी? पूरी फुल या फुल सैलरी? फुल सैलरी। फुल सैलरी मिलती है। क्या बात है यार। कह रहे थे ना आपकी गवर्नमेंट के फायदे, यही तो फायदे हैं। फायदे हैं। मीटर चालू रहता है, 1 तारीख 2 तारीख में सैलरी आ जाती है। ट्रेनिंग के दौरान कोई फनी या सीक्रेट इंसिडेंट्स? तो जब हम कमांडो ट्रेनिंग में थे तो हमें ATS मतलब कमांडोज आए थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो स्पेशल कमांडोज आए थे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराने के लिए। अच्छा। तो उसमें क्या था कि एक रात को 2 बजे लिटरली सब सो रहे हैं, पूरा मतलब पूरी जितने भी टीम्स थे सब सोए पड़े हैं। रात को 2 बजे सीटी बजती है, और हमारा जो पुलिस विभाग है इसमें सीटी का बहुत बड़ा महत्व है। जाके आपको इंडिकेट किया जाता है कि आपका टाइम हो गया है। अच्छा। लेके उठने से खाना खाने का टाइम, स्कूल का टाइम, और ग्राउंड में जाने का टाइम, सब कुछ आपका इंडिकेट आपको सिटी से करा जाएगा। अच्छा जी। तो कई बार तो ऐसा होता है, मैं सच बता रहा हूं, जिसने ट्रेनिंग करी है ना, साली सीटी कान में गूंजती है। तो ये लगाइए, जब अब हुआ क्या, रात को 2 बजे सीटी बजी। अब सोचा यार किसी ने सीटी बजा दी गलती से, किसी ने मजे लेने के लिए कर दिया हो, लेकिन नहीं, वो सीटी बजी थी इमरजेंसी के लिए। अच्छा। तो उसमें आपको इंडिकेट किया जाता है कि आप 3 सीटी बज रही हैं तो इमरजेंसी है, 1 सीटी बज रही है तो मैच के लिए है, या फिर गैदरिंग के लिए है। 2 सिटी में आपको तुरंत जैसे भी हो, जिस कंडीशन में फॉल नीचे आके फॉल इन होना है। तो ये मैं ट्रेनिंग का पीरियड में ऐसे करके? नहीं, तो प्रॉपर एक विसल बजाते हैं। अच्छा। विसल होती है, वो मेजर साहब रखते हैं अपने पास। वैसे तो सबके पास होते हैं, आपने देखा होगा हमारी जो पुलिस की वर्दी होती है उसमें विसल होती है, कंपलसरी है। वो तो वर्दी का एक पार्ट है, मतलब बॉडी का पार्ट है। वर्दी हमारी बॉडी है और उसका पार्ट एक विसल है। तो उसमें हुआ क्या था, अब मैं बताता हूँ इंसिडेंट क्या था। फनी इंसिडेंट ये था कि उन्होंने बुलाया, उसके बाद फिर हम लोग पहुंचे, अपना जल्दी से वर्दी उठाई, सब पहन के गेटअप करके पहुंच गए। ठीक है। अब वहां पहुंचे तो पूरी बटालियन फालिन थी। जो हमारी ट्रेनिंग पूरा स्क्वाड था, पूरी ट्रेनिंग का स्क्वाड फालिन था। तो उसमें देखा कि हाँ किसी की कैप भूल गया, कोई जल्दबाजी में, कोई जूतों का लीफ बांधना भूल गया है। कह रहे तुम्हें कमी है, एक काम करो, जाओ ऊपर वापस, सीटी बजाएगी और दोबारा से जो टीम लेट आएगी उनको सजा मिलेगी। अच्छा। जिसकी भी जैसे एक टोली में 30 बंदे थे, तो जो टोली में सबसे लास्ट आएगा उनको सजा मिलेगी। सजा पता नहीं थी क्या मिलेगी। अब उन्होंने क्या कि जाओ वो पीटी ड्रेस बना के आओ। 2 होती है, एक तो वर्दी होती है पूरी खाकी, एक होती है पीटी ड्रेस। जो पीटी ड्रेस होती है कि आपका जैसे हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं ना, तो उसमें पीटी ड्रेस लोअर और टी शर्ट होती है, और उसमें शूज होते हैं पीटी वाले, वो वाइट। पीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रैक्टिस? नहीं, फिजिकल टेस्ट। अच्छा, फिजिकल टेस्ट। ओके। तो अब उसमें क्या हुआ कि सीटी बजा दी, हम लोग गए, वो वापस चेंज करके आ गए। अच्छा। अब जो लोग पीछे रह गए, तो टोली में से 5 लोग बहुत एक्टिव होते हैं, 5 लोग सबसे पहले आ गए, फिर उसके बाद थोड़ा लेट वाले आए, फिर हम जैसे आए जो मीडियम जो सब जगह होते हैं। अब कुछ ऐसे थे जो मतलब और भी लेजी हैं। अच्छा। वो लेजी लोग आए लास्ट में, तो सबने उनको, यार तुम कैसे कर रहे हो, उनको सबने गाली बकी कि यार तुम क्यों लेट आ रहे हो, ये वो। तो उसने कहा अच्छा। अब वो पता है क्या कहता है, उसके दिमाग में चढ़ गया कि यार मेरे को गाली दे लेना है, इनको बताता हूँ। हमारी टीम बच गई, एक टीम जो पीछे आई थी, लास्ट आई थी, उनको सजा मिली। उनको क्या, उनको क्रोलिंग करनी पड़ी। क्रोलिंग होती है कि आपको मिट्टी में और कोहनी के बल चलाते हैं। अच्छा। तो उसको क्रोलिंग बोलते हैं। तो उनको सजा मिली क्रोलिंग की। उन्होंने कहा साला ज्यादा बन रहे ना इनका कपड़े साफ ना, भी बताता हूँ। अब क्या हुआ, जब दोबारा उन्होंने कहा कि ठीक है अब दोबारा से टीम जाएंगी वापस ऊपर रूम में, और वहां से फिर
फिर चेंज करके आएंगे, वापस चेंज करके आएंगे, तो पीटी ड्रेस उतार के फिर आप वर्दी पहन के आएंगे आईटी में। हम लोग वापस गए, सीटी बजी, फिर हम वहां से भाग के वापस आए, वो बंदा ही नहीं आया। एक बंदे ने इतना दिमाग लगाया, वो बंदा आया ही नहीं। अच्छा, फिर अब जो काउंटिंग हुई कि कितने, कि हमारी टोली में एक बंदा कम, अब जो एक बंदा कम है ना, उसका वो आ रहा है उधर से, वहां से बेल्ट बांधता हुआ सबसे लास्ट। उन्होंने देखा सब पहुंच गए, मैं रह गया। तो आगे कह रहा भाई हाँ ठीक है, अब टोली नंबर 5, हमारी टोली नंबर 5 थी कि 5 नंबर टोली लेट आई है सबसे, तो इनको सजा मिलेगी। सब कह रहे साले फंसवा दे, कह रहा और दे लो मुझे गाली। सबको उसने मट्टी में लिटवाया था लिटरली, जानबूझ के ये लिटरली बहुत फनी था। अच्छा, कोई अगर पुलिस की तैयारी करना चाह रहा हो तो उसके लिए क्या एडवाइस दोगे आप? पढ़ाई पे ध्यान दो, आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस हैं और अच्छा, वैसे इंडिया में कितने टाइप के पुलिस होते हैं? देखो पुलिस की तो काफी सारी है, जैसे कि सीआईएसएफ है, सेंट्रल पुलिस, ओके, सीआरपीएफ है, और ये स्टेट पुलिस हो गई, ठीक है, सीबीआई है, सीडीआई है। हाँ, ट्रैफिक तो एक सीडीआई फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ओके, ये सब पुलिस में ही आते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे। अभी जैसे लिकर की बात करें तो उसके लिए आबकारी डिपार्टमेंट अलग से है। किसके लिए? दारू होते हैं ना, हाँ। लिकर का होता है ना, हाँ, तो उनके लिए एक अलग से, अभी आप उसमें होता है कि वो आबकारी विभाग। अच्छा, आबकारी विभाग, हाँ, वो उसके लिए जैसे कि छापेमारी, हाँ छापेमारी या करना, वो सब है। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनका अलग अलग काम है। ट्रैफिक पुलिस इज द पार्ट ऑफ द पुलिस, स्टेट पुलिस भी हो सकती है, सेंट्रल पुलिस भी हो सकती है। मोस्टली स्टेट पुलिस के अलग अलग ट्रैफिक पुलिस होती है। मतलब जैसे कि आप यूपी पुलिस में ट्रैफिक पुलिस अलग है, उनका अलग से डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, मतलब है तो डिपार्टमेंट अलग कि ट्रैफिक है, सिविल है, ये आर्म्ड है, लेकिन क्या है कि उनका काम अलग है बिल्कुल। अच्छा, ट्रैफिक का सिंपल एक चीज बताओ आप, जैसे स्टेट पुलिस दिल्ली पुलिस है, अब दिल्ली पुलिस अब जिस भी थाने से कोई भी, तो उस थाने का बंदा ट्रैफिक पुलिस में भी जा सकता है, फिर वो वापस हाँ, में भी कर सकते हैं हमारा, अगर डीजीपी साहब चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली पुलिस में क्या क्राइटेरिया है कि अगर आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं, ठीक है, तो आपको 3 साल के लिए पर्टिकुलरली, जैसे ट्रैफिक में भी जा सकते हैं आप 3 साल के लिए, सिक्योरिटी में होता है, आप थाने की ड्यूटीज करते हैं, ठीक है, आपका उसमें लाइन की ड्यूटी करनी होती है, तो उसमें क्या पार्ट्स डिवाइड कर रखे कंपलसरी है। और यूपी पुलिस का सीन ऐसा है कि उसमें मांग आती है कि आपको ट्रैफिक की ड्यूटी करनी है, तो उसके लिए आप अपना एप्लीकेशन देंगे, फिर वो अप्रूव होगा, फिर उसके बाद 3 महीने की या 4 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर आप एलिजिबल होंगे, आप ट्रैफिक की ड्यूटी कर सकते हैं। तो उसके मतलब ट्रेनिंग करने के बाद भी ट्रैफिक की ड्यूटीज के लिए अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और स्टेट पुलिस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? देखो, ट्रैफिक पुलिस का क्या है कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, उनका काम है ट्रैफिक को संभालना, मतलब। और जो स्टेट पुलिस है अपनी, वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखती है। अच्छा, जो भी जितना भी आपका इसमें क्राइम हो रहा है या फिर मेंटेन करना है, कोई व्यवस्था देखनी है, या उसमें क्या है कि वो डिवाइड कर लगे इस थाने वाइज, बीट वाइज, इस तरह से। अच्छा, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंट होता है कि जो कांस्टेबल है वो बेस है, बिल्कुल बेस है। हाँ, हेड कांस्टेबल उनसे सीनियर होते हैं, उससे सीनियर। हाँ, उसमें उनका थोड़ा काम में ही फर्क होता है कि हेड कांस्टेबल रहेंगे तो उनको जिम्मेवारी वाला काम दिया जाएगा, और जो एग्जीक्यूट करना है वो कांस्टेबल को करना है, जैसे कि ड्यूटीज लगाना, या फिर आप जैसे हम कोई एक टीम बना के जा रहे हैं, तो जैसे 5 लोगों की ड्यूटी लगी है, 6 लोगों की ड्यूटी लगी है, तो उसमें हेड कांस्टेबल को साथ में दे देंगे, वो हमारा इंचार्ज रहेंगे, वो एचओडी रहेंगे उस काम के प्रति। बाकी कांस्टेबल को तो ड्यूटी करनी है भाई। पुलिस का जो यूनिफॉर्म पे जो स्टार्स होते हैं, इसका मतलब क्या है? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार? देखो, ये एक इंडिकेट करते हैं कि जो किस रैंक का बंदा है। हाँ। स्टार्स उसको रैंक को डिस्क्राइब कर देते हैं। जो पुलिस वाला है या फिर जिसको थोड़ी सी नॉलेज है, जिसने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, वो बता। जैसे 1 स्टार है गोल्डन में, मोस्टली आपने देखा होगा 1 स्टार। सिल्वर भी होता है क्या? अच्छा, डिफरेंट रैंक्स के अलग अलग इंडिकेटर। मिनिमम जैसे कांस्टेबल का कोई स्टार नहीं होता, वो सिंपल एक पट्टी होती है जो हम पहनते हैं। हेड कांस्टेबल के यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ इधर फीत होती है 3, 1 2 3, 3 लाइंस इंडिकेट करती है दोनों तरफ, तो वो हेड कांस्टेबल है। 1 स्टार ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो सिल्वर में होगा, गोल्ड में होगा? वो गोल्ड में होगा। अच्छा। और 2 स्टार्स वो सब इंस्पेक्टर। हाँ, और 3 स्टार वो है आपका इंस्पेक्टर। उसके ऊपर फिर सिल्वर में आ जाते हैं कि सिल्वर के 3 स्टार हैं तो CO है, तो सर्कल ऑफिसर होते हैं। उसके बाद फिर आपका एक अशोक स्तंभ आते हैं। हाँ, अशोक स्तंभ में वो IPS होते हैं।
ओके। हाँ, और उसके बाद फिर उनका ग्रेड बढ़ता चला जाता है। अशोक कृष्ण के साथ 2 स्टार्स हैं, तो IPS प्लस यहाँ पे कप्तान साहब लगाते हैं, और ACP। अच्छा, इतना सब कुछ होता है। और उसके बाद भी है। फिर अच्छा। हाँ बिल्कुल, उसके बाद भी है। DIG साहब का अलग है, IG साहब का अलग है, और AD साहब का अलग है। मतलब हर रैंक के हिसाब से उनकी स्टार्स और उनके सिंबल्स होते हैं। अच्छा, स्टार ये बढ़ने के बाद पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, बढ़ जाती है। अच्छा, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। पुलिस हमेशा लॉ के हिसाब से ही काम करते हैं या फिर प्रेशर के दबाव में आ जाती है कभी कभार? सही बताना। ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करें तो बेटर है। लोग बोलते हैं कि भाई पुलिस वाले पैसे खाते हैं। आप इस बात पे किसको कैसे कहते हो, क्या कहना चाहते हो इस पे कि क्या है? पुलिस पैसा खाती है ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है। कोई इसका प्रूफ तो है ही नहीं। नहीं, प्रूफ वो वीडियोस डालते हैं ना। वीडियोस डालते हैं, देखो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, पहली चीज, अगर मैं गलत करूंगा हाँ। तो मैं डरूंगा। सपोज आप पुलिस वाले हो, आपने हाँ। हमें कहीं रोका है, मैंने आपने किसी से पैसे लिए, मैंने पकड़ लिया, आपको देख लिया, तो इसमें आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है? सस्पेंशन। आप सस्पेंड हो सकते हो? बिल्कुल होंगे। तो क्या अगर आप उसका- इलीगल कोई भी काम करेंगे, इवन वर्दी को लेके आप रोब जमाएंगे तो भी आप सस्पेंड हो सकते तो हैं। मैं उसके लिए क्या कर अगर- सकता हूँ, आप जरा बताएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कोई भी है तो हमारी हेल्पलाइन है, अच्छा, 112 है। हेल्पलाइन वाले तो फिर पुलिस वाले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने किसी का वीडियो, अभी देखिए, अभी रिसेंटली एक केस हुआ था। हाँ। वो एक दरोगा जी थे, वो रिश्वत लेते हुए में आए थे उनका, तो उनको CBI ने उसको पकड़ा था, तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने डायरेक्ट ही। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत करेंगे तो आप भरेंगे उस चीज को। फोन किया, ठीक है। पुलिस को फोन किया, 112 पे, 100 पे कॉल किया, तो जो कॉल जाती है वो कंट्रोल रूम जाती है। कंट्रोल रूम से जो नज़दीक में जो भी आपकी PRV होगी, आप उसको कॉल करके वो जाती है। तो उसमें क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने उसमें बाइक्स और कार्स दोनों को प्रोवाइड करा रखा है, अच्छा, ताकि सहूलत के लिए हिसाब से दोनों निकल सके। हाँ, तो इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी सबसे नज़दीक है, वो सबसे रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम है जो वो मेजर करता है, और रिस्पॉन्स टाइम के मामले में पुलिस टाइम से पहुंचती है। अच्छा, क्या पुलिस की जो सैलरी है वो काफ़ी होती है फैमिली चलाने के लिए? बिल्कुल, हाँ, श्योर, पक्का। डेफिनेटली। एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना आज के टाइम में कितना मुश्किल है? भाई कंपटीशन लेवल है ना, बहुत हाई हो गया है। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले तो आप कंपटीशन की तैयारी करिए, और इस विभाग में, मतलब कहते हैं कि पुलिस में ज्वाइन करिए, और उसके बाद आप अपने आप से जितना भी अच्छा कर सकते हैं आप करिए। पुलिस का मतलब ही ये है कि लोगों की हेल्प करना। अगर आप एक पुलिस वाले हैं तो आप का फर्ज बनता है कि आप सबकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी कुछ भी इंसिडेंट हो, अभी जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ, वर्दी पहन के मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, और मैं वहां से निकल के जा रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं रुकूंगा, वहां देखूंगा, और जितने लोग वहां पे भीड़ खड़ी है ना, अगर वहां 50 बंदों की भीड़ भी खड़ी है ना, तो वो लोग भी ना मेरे को इस निगाह से देखेंगे कि ये बंदा बचा लेगा। क्यों? मैं पुलिस हूँ। दूसरा, उनको पता है कि इसको कुछ ना कुछ आता होगा। इस भीड़ में से ना, पुलिस वाला कोई भी है, वो भीड़ में सबसे अलग इसी वजह से इंडिकेट होता है कि उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, वो कॉमन सेंस निकाल के, या फिर यहाँ पे क्या करना है, क्या कर सकता है। जैसे कि हमें फर्स्ट एड आती है, हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। दूसरा, हमें पता है कि आपको फर्दर किसको कॉल करना है। इवन अगर आप रैंडमली किसी से पूछो ना, अरे यार एम्बुलेंस को बुला दो, लोग ऐसे हादसे में ना, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो लोग भूल जाते हैं कि मैं एम्बुलेंस का नंबर ही क्या है, हर कोई नहीं पता। और फिर अभी मैंने एक देखा था कि आपको, अब जैसे हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपने क्या कहा, भीड़ लग गई वहां पे कि यार एम्बुलेंस को फोन कर दो। ये होता है ना, एम्बुलेंस को फोन कर दो, लेकिन नहीं, आप एम्बुलेंस को फोन तो करेंगे, लेकिन एम्बुलेंस को फोन आप करेंगे 102 पे, 108 पे, ये नंबर होते हैं ना एम्बुलेंस के। आपने 108 को फोन किया, वो सिटी की एम्बुलेंस है, लेकिन अगर आप हाईवे पे हो तो हाईवे का नंबर दूसरा होता है, जैसे 1033, 1077, इस तरह के नंबर्स। हाँ, ये हाईवे के, नेशनल हाईवे के टोल फ्री नंबर्स हैं। तो वो क्या है, वो रैंडमली ही आपको उस पर्टिकुलर एरिया में 2-3 एम्बुलेंस है, वो उसमें रनिंग में होती हैं। उनके कुछ पॉइंट्स डिवाइड होते हैं कि आप बताओगे कि इस पिलर के पास हैं हम, या इस गांव और इस गांव के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां पे जो जितना जल्दी वो प्रोवाइड करा सकते हैं ना, वो वाली एम्बुलेंस को प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि नेशनल हाईवेज काफी लंबे लंबे होते हैं भाई, नेशनल हाईवेज है, और वहां पे उस दौरान उनके एंट्री पॉइंट भी कुछ होते हैं, जैसे कि ताज एक्सप्रेस वे है, जमुना एक्सप्रेस वे है, ठीक है,
वहाँ पे कहीं से एंट्री पॉइंट बहुत काफी दूर दूर है, जैसे कि कहीं 20 किलोमीटर का फर्क है, कहीं 10 किलोमीटर का फर्क है। अगर उस दौरान होगा तो जो हाईवे पुलिस है ना आपकी, सबसे कारगर वही होगी और वही हेल्प करेगी बहुत जल्दी से, वो रिस्पॉन्स भी अच्छा करेगी। तो बचने के चांसेस, सर्वाइव करने के मैक्सिमम होते हैं। ये मेरा पर्सनली मेरे साथ हुआ ऐसा कि हम लोग एक बार गुड़गांव से आ रहे थे संडे राइड से, ठीक है। तो रास्ते में हमें एक एक्सीडेंट दिखा, ठीक है। एक्सीडेंट क्या, एक 2 गाड़ी में टक्कर हुई थी गाड़ी ठीक में। जो गाड़ी वाला था बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। हमने कॉल करी, कम से कम मैंने आधा घंटा हो गया वहाँ पे। एक पुलिस वाला आया, ठीक है, मुझे लगा भाई कॉल करने पे आया है, वो एक्चुअली वहाँ से निकल रहा था, ठीक है। ठीक है। अब हमने बोला सर ऐसी बात है, आप आए हो क्या? वह नहीं आपने कॉल करी नहीं है। हमने कहा सर को कॉल कर दिया, PCR अभी तक आया नहीं है। तो कहने लगा कि भाई मैं तो फिलहाल मैं थोड़ा जल्दी में मैं जा रहा हूँ अभी, अब PCR को बुलाओ, दोबारा आएंगे। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। मैं कहा यार आप एक पुलिस वाले हो, आपकी, मैंने उनको बोला भी सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जो आपने फ़ोन किया वो वहाँ से भेजेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखो, अगर बंदा इनकॉन्शियस है, नहीं आजकल तो मैं बताऊँ हमारी सरकार ने तो ये भी निकाला हुआ है कि अगर आप कोई एक्सीडेंट केस है और पास में नजदीक कोई हॉस्पिटल है, आप वहां ले जाइए। अब बल्कि उन्होंने तो इनाम तक की घोषणा कर रखी है, 25,000 रुपये आपको मिलेंगे अगर आप किसी की मरते हुए की जान बचा लेंगे, उसको हॉस्पिटल पहुंचवा देंगे। तो ये सरकार ने निकाला हुआ है। इसमें पहले क्या लोग डरते थे कि यार एक्सीडेंट हो गया है, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, पुलिस मुझे ही धर लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका पूरा कोऑपरेट करा जाएगा। ये मेरे साथ एक्चुअल में ऐसा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं साथ हुआ था। हम लोग मजनू टीला पे थे, एक बार एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं उस बंदे को, जो वहाँ के मजनू टीला का जो रेड लाइट है ना वहाँ पे, तो सामने वाला जैसे रेड लाइट हुआ, मतलब जो येलो होता है ना, येलो लाइट, वो चल रहा था, इतने में रोक दिया। सामने से पीछे से गाड़ी वाला है, उसको हिट कर दिया। बोला भाई तू पहले रुक गया। अब उसको हम लोग लेके गए। अब वो सारा वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ट्रामा सेंटर में, आप इसके साथ हो क्या? मैं भाई हम इसके पीछे थे, कोई बंदा है। हाँ, बहुत बहस हो गई थी उस टाइम पे। तो फिलहाल छोड़ो उस बात को। देखो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि मतलब किस तरह का एक्सीडेंट है। पहले तो इतनी सारी भीड़ में बता रहा हूँ ना, जब भीड़ लगती है ना, वो सब देखते तो हैं, लेकिन कोई है ना उस पर कार्रवाई नहीं करता, कुछ नहीं करता। यही चीज हमारे यहाँ, हमारे जो दिल्ली NCR में ये है कि आपको ना कोई इंसिडेंट होगा ना, भीड़ तो लग जाएगी, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए जो एक्शन ले? कुछ अवेयरनेस के लिए बताओ। अवेयरनेस के प्रोग्राम चला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। कुछ स्कीम, जैसे अभी यूपी सरकार ने निकाली हुई है स्कीम, वो कि अब घायल को लेके जाएंगे हॉस्पिटल। अच्छा। तो उसमें आप इनाम करिए, इस चीज को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, बिल्कुल। और सबसे मेन चीज फैसिलिटीज, वो होना बहुत जरूरी है। इवन अभी आपने शायद सुना होगा, देखो उसमें लेक ऑफ किसका गए कुछ नहीं पता, कहना सही भी नहीं होगा, लेकिन आपने सुना होगा ग्रेटर नोएडा में भी एक कार एक्सीडेंट हुआ था। वो जो कार उसमें चली गई थी, पानी में चली गई थी। हाँ। तो वो लड़का के उसके पास इतना टाइम था कि उसने सबको कॉल किया, उसने पुलिस को बुलाया, अपने फादर को बुलाया। इवन वहाँ पे 50-100 आदमी भी थे। रात का काफी टाइम, लेट नाइट का टाइम था, वो 12 से 2 बजे के बीच का था। वो बंदा डूब के मर गया उसमें, ठीक है। हमारी EFS सब कुछ था वहाँ पे। किसकी वजह से, कौन था इसका? अब इस चीज को क्या कहें, देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो भाई देखो, वहाँ फैसिलिटीज भी ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं था, समय तो था, लेकिन वो सर्वाइव, उसके संघर्ष को हम बचा नहीं पाए। इवन जितने लोग वहाँ पे थे, एक बंदा बाद में बहुत लेट आया था, उसमें फायर सर्विस भी आ गई थी, वो लोग भी पानी के अंदर घुसे थे। एक तो उसमें झाड़ियाँ बहुत सारी थी पानी के अंदर, जो वीडियोस में साफ साफ, उसकी तो बहुत वायरल हुआ है, साथ हमने देखा भी होगा। देखा है। तो एग्जैक्ट उसका पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसका क्या रहा, उसका क्या नहीं। अभी शायद उस पर केस वेस चल रहा है, वो शायद जेल वेल भी हुई है, मतलब जिसका वो था, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी थी, उसका चल रहा है। अच्छा, उसका हमने एक चीज और देखा था, आप आगे तो हम बात कर ही लेते हैं कि उसने पहले जो बयान दिया था लड़के डिलीवरी वाले ने, उसने ये कहा था कि भाई हमारी जो हम पुलिस वालों ने हमें मना किया था, सब देख रहे थे खड़े होके, कोई गए नहीं बचाने के लिए। तो ये क्या सच था? भाई ये तो देखो, उसी सिचुएशन पे जो वहाँ पे थे वही जा सकते, मैं तो था नहीं, लेकिन इतना है कि अगर मैं होता तो मैं अपने एफर्ट्स पूरे करता। अच्छा, बिल्कुल बचा लेते, कह सकते हैं। मैं अपना बेस्ट करता। हाँ, मेरे को स्विमिंग आती है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे हमें भी नहीं आती है। अगर मैं भी वहाँ देखने के लिए, वही चीज मैं कहना चाह रहा था, 99% को स्विमिंग नहीं एक पुलिस वाले से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको सब कुछ आता होगा,
इवन अगर जितने लोग वहां पे खड़े थे, क्या उनको स्विमिंग नहीं आती होगी? कुछ तो डर के मारे नहीं घुसे पानी में। कैसा पानी होगा, क्या होगा, क्या कुछ भी हो सकता है भाई, सबको अपनी जान प्यारी होती है। obviously। उसी वजह से वो पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं उसमें। अच्छा। हाँ, उसमें सस्पेंशन हुआ है जो BRB थी, शायद आपने न्यूज में देखा भी होगा। अच्छा, एक बात बताइए जरा, पब्लिक पुलिस से डरती क्यों है, जबकि साथ होनी चाहिए? पब्लिक पुलिस से नहीं डरती हैं? सिर्फ जो गलत काम करते हैं वो पुलिस से डरते हैं। नहीं, नॉर्मली बहुत सारी चीजें हमने देखी है कई बार। नहीं, आप ये- डरते हैं? आप ये चीज अच्छा नहीं कर बताइए, आप सकते। डर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो खैर फिलहाल मेरी तो बात नहीं करें, बट जनरली देखा जाए तो जनरली बहुत सारा ऐसा होता है कि पुलिस से लोग डरते हैं। आप इस चीज को मानो, आप इस चीज को एक्सेप्ट करो। डरते क्यों नहीं, ये ऐसा- इमेज कैसे बना है, क्यों बना है, या फिर क्या यार, क्या ये आप तो- कहना चाहोगे? ये तो चलता आ रहा है अभी। ये इसके बाद तो करते हैं कि उनकी थिंकिंग, कोई क्या सोचता है किसी के बारे में। कोई पुलिस का हवा तो है नहीं भाई, आप लोग की सर्विस, आप लोग की सेवा करने के लिए पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है। पुलिस का मतलब ही वाली पब्लिक सर्वेंट है। वो ठीक है, और आप कुछ भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, सबसे पहले अगर कोई परेशानी में होता है ना, सबसे पहले याद ही पुलिस को करता है कि सर मेरे साथ ये हो गया, सर मैं यहाँ फंस गया, तो भैया का पुलिस। तो पुलिस से डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको डर लगता है तो वही बताइए कि मुझे आपसे डर लगता है, तो मेरे को लगता नहीं कि आपको डर लगता होगा। अच्छा, क्या कभी आपकी बाइक का चलान हुआ है? हाँ, कहाँ पे, कैसे? कई बार हुआ। एक्चुअली होता क्या कि मैं तो प्रॉपर राइडिंग गियर्स में चलता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे पूरे हैं। उनको पता ही नहीं होता ये भी पुलिस वाला है। हाँ, नहीं, कई बार ऐसा होता है। मैं बताऊँ मेरा चालान कैसे कटा है। मेरा चालान कटा है कि जैसे कई बार होता है कि लोग लिफ्ट मांगते हैं, ठीक है। तो जैसे ड्यूटी का टाइम बिल्कुल लेट नाइट हो रखा है, अब कोई मेरे को दिख रहा है कि यार नीडी हेल्प मांग रहा है, तो मैं उनको बैठा लेता हूँ ठीक है। कि ठीक है चलो मैं तो इस तरफ जा रहा हूँ, आपकी तरफ नो भैया आगे छोड़ देना वहाँ पे, ठीक है छोड़ दूंगा। अब उस दौरान उनको तो बैठा, अब उन पे हेलमेट तो है नहीं, मैं तो अपना एक ही हेलमेट कैरी करके चल रहा हूँ। ठीक अब है। मैं उनको लेके जा रहा हूँ और कैमरे ने फोटो खींच के चलान कर दिया। तो चलान मेरे कई सारे हुए हैं और हुए सारे ऐसे ही है अच्छा, कोई कि किसी पिलियन राइडर जो बैठा है उस पे हेलमेट नहीं है। एक सेफ्टी के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है भाई अगर आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं और सेफ्टी, हेलमेट कंपलसरी है। अगर आप चलान के लिए, सेफ्टी के लिए? नहीं, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए हेलमेट जरूरी है। और वो भी मैं कहना चाहूंगा एक अच्छा हेलमेट होना बहुत जरूरी है। आप ये चालान से बचने के लिए हेलमेट मत लीजिए। मैं कहना चाहूंगा जितने भी ये ओला उबर रैपिडो वाले हैं, ये क्या करते हैं चालान से बचने के लिए कि बहुत हल्की सी टोपी रखते हैं। वो पिलियन राइडर्स, भाई अच्छा हेलमेट हो तभी बैठो, वरना मत बैठो, मना कर दो। तो भैया सबसे पहले हेलमेट, और जो रेगुलर ड्राइव करते हैं भैया ग्लव्स भी अच्छे एक ले लो, और शूज हमेशा पहनो। ये तो कंपलसरी भी कि अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो शूज आपको पहनने पड़ेंगे, उस पे भी चलाने वरना। स्लीपर पे भी, स्लीपर पे चलाना है। हाँ बिल्कुल कितना चलाना। तक हो सकता है बताइए जरा, कुछ अभी आइडिया शायद है? मिनिमम 1000 चल रहा है। तो इसलिए भाई जो भी चप्पल पहन के राइड बिल्कुल, करते हो बिल्कुल। या ड्राइव भी करते बंद हो, कर दो। उस पे भी बंद कर दो भाई, बंद कर चलाना दो, उस पे। जूते पहन के करो, जूते हेलमेट और ग्लव्स। ये तीन चीजें बहुत ही कंपलसरी है आपके बिल्कुल। लिए। हमने सुना है कि पुलिस वाले को जो है लड़कियां बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ये क्या सच है? भाई एज अ यूनिफॉर्म के अंदर लोग अच्छे लगते हैं ऑब्वियसली। तो देखो आपकी पर्सनैलिटी मेजर करती है। अगर आप वर्दी पहन के, आप अच्छी वर्दी पहन रहे हैं, आप पर्सनालिटी तो अच्छी है तो पर्सनैलिटी अच्छी है तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपने किसी को अट्रैक्ट किया है? मे बी नॉट। मैं नहीं कह सकूँ, तो सामने वाला बंदा ही जाने इस चीज का। अच्छा, अब सामने से कोई बोलता है कि हाँ अच्छा लगता है, कि सर आप अच्छे लग रहे हो, कई बार वैसा हुआ है। अच्छा, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें मोस्टली मैं नाम लूंगा अंकुर भाई का, अच्छा, तो आगे उनसे तो ऑटोग्राफ लेके जाते हैं। अच्छा हाँ, उनके साथ फोटो क्लिक कराते हैं। इवन कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई सर हम भी आप आने वाले हैं आपके साथ। तो मैं कहूँ उसकी पर्सनालिटी काफी अच्छी है। और हमारा जो ग्रुप सर्कल है उसमें मोस्टली सभी ऐसे हैं, अगर आप अच्छा। उनसे बात करते हैं तो आप अट्रैक्ट होते हैं। आप बाइकिंग के जो गेयर्स के साथ ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं या यूनिफॉर्म में? यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म। यस, यूनिफॉर्म की और तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, पब्लिक को पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए जरा बताइए? डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं या आपको किस रिगार्डिंग बात करनी है। भाई अगर आप पुलिस से बात करेंगे तो या तो आपका कोई काम होगा, हाँ। रीजन जरूरी है। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे हैं, अभी मैं और आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, हम कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर आप मेरे से, अब अगर मैं ऑन ड्यूटी कहीं पे, जब मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, मैं ड्यूटी पे हूँ, तो आप मेरे से ड्यूटी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। या तो मुझसे आप एड्रेस पूछेंगे, या मुझसे कोई सलाह लेंगे, या फिर आप ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई डरता हो तो उसको क्या सलाह दो, कैसे वो अपने डर को निकाल सके आप लोगों के बीच से? भाई डर, पहली चीज तो डरना नहीं चाहिए। आप आइए, मिलके बात करिए, आपका डर अपना आप ही खत्म हो जाएगा।
कोई अगर गलती हो जाए तो पुलिस से बहस करे या फिर कामली बातचीत करने में फायदा है? आप कह रहे हैं कि गलती हो गई है, कोई गलती हो जाए, कोई भी गलती हो गई है अनजाने में, आप रिक्वेस्ट करिए। रिक्वेस्ट अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आप उसको समझिए, सर मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं थी, मुझसे गलती से हो गया है, आप मुझे इसके बारे में अवेयर कर दीजिए, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस गलती को कैसे सुधार सकता हूँ। चला तो डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन ही मिलेगा, आपको Solution? बताया जाएगा अच्छा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इवन आपको चालान की बात कर रहे हैं, मेनली आपका चालान का है ना, तो आपको बता दिया जाएगा उसका रास्ता क्या है। मतलब उसका लीगल रास्ता क्या है। ओके कोई यूथ अगर पुलिस बनना चाहे तो आपके उनके लिए आपका कोई सॉलिड एडवाइस क्या होगा? भाई सॉलिड एडवाइस तो यही है कि आप एक तो आप एलिजिबल हो उस चीज के लिए। मैंने देखा है कि जैसे मैं हर कोई तैयारी करना हाँ हर कोई तैयारी नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। हाँ 170 लिमिट की हाइट होनी चाहिए, और रिटन एग्जाम होता है तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। और आजकल कंपटीशन इतना टफ है कि अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकल जाए, 8,000 10,000 वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरे जाते हैं 20-20 लाख 22-22 लाख। अच्छा। अब लगाओ 20 लाख में से आप कितना कंपटीशन करके आप 8,000 बंदे लेंगे, तो भाई कंपटीशन बहुत टफ है। इवन पुलिस का ही नहीं, हर उस वैकेंसी जो भी निकल जॉब है या जो भी है, आपकी रेट में कंपटीशन तो बहुत है। तो भाई प्रिपेयर रहो, उसके लिए तैयारी करते रहो। एक ये भी बहुत अच्छी चीज कही है कि जो एक्चुअल में जो हमारे सामने जो ये छवि आ रही है पुलिस वालों की डरने वाली, ये हमारे सामने आती है ये मूवीज से। हम जो मूवीज देखते हैं, मूवी जो आ रही है हम लोग देखते हैं, उसमें जो दिखाया जाता है वो हमारे माइंडसेट में बिल्कुल सही बैठ बात जाता है ये भाई, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि मूवीज में ना पुलिस की छवि खराब दिखा दी बहुत जाती ज्यादा है, दिखाते हैं। तो वहां पे 99% यही होता है। कहीं पे करप्ट ऑफिसर दिखा दे, कहीं पे कुछ दिखा दे, लेकिन आप उनको बेध्यान न देके कुछ मोटिवेट मूवीज है, मैंने अभी सिंघम का नाम लिया था, आप वो देखिए। कई सारी मूवीज हैं, आप क्राइम थ्रिलर बेस पे देखिए। मोस्टली आप सबसे मेन चीज बहुत पब्लिक देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखिए, पुलिस की अच्छी छवि के लिए आपको पता चलेगा पुलिस किस तरह से काम करती है, क्या क्या हो सकता है। और गलत काम मत सीखिए वहां से, आप गलत काम तो कुछ सोशल मीडिया से लीजिए मत, अच्छी चीजें सीखे जिससे कि आपको मतलब आपका नेचर है ना वो अच्छा हो जाए। अच्छा, पुलिस जॉब में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज का मिलता है? देखो सेटिस्फेक्शन की बात करें तो देखो वही आएगी बात की, अब जैसे हम कहीं गए और वहां पता लग गया पुलिस वाला है, और वहां पे कोई जरूरत पड़ी कि सलाह लेने की, तो जहाँ पे जो 10 बंदे होंगे ना उससे पहले ना आपसे पूछा जाएगा, अरे भैया ऐसे ऐसे हो गया है यार, क्या कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सेटिस्फेक्शन है कि हाँ कि आपको लोग अलग मानते हैं और आपसे सलाह लेते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं, तो ये एक अचीवमेंट है और सेटिस्फेक्शन तो है ही। पुलिस की जो रिटायरमेंट एज होती है वो क्या है? बाकी सभी डिपार्टमेंट की तरह 60 एज पे लिमिट है, या तो 60 ईयर्स की तक आपकी एज हो जाए, या फिर 30 to 33 की मैक्सिमम सर्विस हो जाए, ये इस पर रिटायरमेंट है। अच्छा ये बताइए जरा, आपने ऑसम पुलिस का क्या मतलब है? ऑसम पुलिस आपने नाम रखा है? बचपन से मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, वो मेरे को मतलब कुछ ऐसे काम करते थे तो ऑसम बोलता था। अच्छा, अब उसने ही ऑसम बोलना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मैंने ऑसम पुलिस में भर्ती हुआ था, तो मैंने अपना चैनल का नाम ही ऑसम पुलिस कर दिया। अच्छा ये जरा बताइए कि हमने सुना है गवर्नमेंट में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद भी आप लद्दाख जा रहे हो, उसके बाद भी आप क्या नाम है मेघालय जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे पॉसिबल? लोग तो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद इतना सब कैसे कर रहे हो? एक्चुअली हमारी जो छुट्टियां हैं 1 ईयर्स की, 1 साल में हमें 60 छुट्टी मिलती है, 60 दिन की, जिसमें 30 CL होती है, 30 EL होती है। ओके, CLEL मतलब कैजुअल लीव आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक होती है इलेक्टिव लीव्स, तो वो क्या है, अगर आप 1 साल की 30 होती है तो उसमें आप 2 बार में ले सकते हैं, 15 डेज की एक बार, 15 डेज की एक बार। ओके, तो मैं इस तरह से उनको वो करता हूँ एडजस्ट, कि जैसे अभी जनवरी फरवरी चल रहा है तो मैंने सिर्फ 3 दिन की छुट्टी काटी है, अभी मैं छुट्टी पे हूँ जैसे। अच्छा, तो उसके बाद अब जब मैं नेक्स्ट जाऊंगा तो मैं देख लूंगा कि मेरे को काम कब है घर पे, मेरा कंपलसरी काम कब है, मैं तभी छुट्टी लेता हूँ। तो मैं उसमें एडजस्ट करता हूँ कि जैसे मैंने 5 दिन की छुट्टी ली, 5 दिन की छुट्टी में मेरा काम सिर्फ 2 दिन का घर पे है, 5 दिन की मैंने छुट्टी ली, मेरे पास 3 दिन बचते हैं, उन 3 दिन में घूमने निकल जाता हूँ। क्या बात है यार, ये तो मैं प्लानिंग वो बहुत जरूरी है। एडजस्ट करता हूँ उस चीज को। और जैसे मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जैसे मैं मेघालय दार्जिलिंग गया था, जब मैं दार्जिलिंग के लिए, तो मेरे पास 10 डेज थे उस टाइम, मैंने इलेक्टिव लीव ली थी अपनी, मैं चला गया था। ऐसे ही मेरा लद्दाख वाला जो सीन था, तब मैंने 1 महीने की पूरी लीव ले रखी थी और तब मैं गया था।
1 महीने की लीव पूरा। हाँ, उसमें ये था कि मतलब मैं घर पे था, मेरे दोस्त जा रहे थे, उन्होंने कहा चल रहा है तो मैं ठीक है भाई चल लेते हैं, घर पे छुट्टी तो हुई, तो ऐसे ही चले जाते हैं। अच्छा, लद्दाख का जो कुछ सबसे डेंजर जो राइड था आपका, वो कौन सा था, सबसे खतरनाक मोमेंट? उसका खतरनाक मोमेंट कहूँ या वर्स्ट मोमेंट कहूँ, जो मुझे वहाँ पे फील हुआ कि यार तू क्यों आया। आप बता दो, ऑडियंस को तो बता दे कि कौन सा मोमेंट था ये। तो वो मोमेंट था, एक तो जब स्टार्टिंग में सच पास किया, वो तो हमारा हो गया था मतलब कि हमने क्या फेस किया उस टाइम पे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम जर्नी स्टार्ट की थी, हम लद्दाख पहुंच गए। लद्दाख में हमने ये नकीला और ये खारदुंगला क्रॉस करके हम पहुंच गए, लेह पार करके हमें करना था हानले, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास उस टाइम पे वही था, उमलिंगला। अभी तो खैर मिगला बन गया है, वो स्टार्ट कुछ लोग जा भी चुके हैं। तो वो 19,024 फीट पे है। और जब हम वहाँ हानले करके वापस आए थे, तो मेरे को 2 दिन बाद ही मतलब ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, मेरी छुट्टियां लास्ट में खत्म थी, अनप्लान था वो। अब क्या हुआ कि वहां से वापस आने में क्या, वापस 2 दिन में तो हम पहुंच नहीं पाएंगे लेह से, हमें 1 दिन बीच में कारगिल रुकना पड़ेगा, कारगिल के बाद चंडीगढ़ या मनाली रुकना पड़ेगा, देन फिर हम दिल्ली पहुंचेंगे 3 दिन, तीसरे दिन। तो मैंने यार, मैं तो अब हम लोग 2 एक्स्ट्रा थे, 6 बाइक थी, 8 बंदे थे। ठीक है। मैं फ्री था एकदम, मैंने बाई फ्लाइट वहां से टिकट बुक किया। तो फ्लाइट का जो टिकट था वो मेरा 2 दिन बाद का था। अब ये दोस्त मेरे लिए 1 दिन तो रुके लेह सिटी में, अब 1 दिन मेरे पास पूरा था, तो इन्होंने कहा यार हम यहाँ रुक के क्या करेंगे, 1 दिन तो रुक ही गए हैं, तो हम लोग निकल लेते हैं कारगिल की तरफ, तेरी तो फ्लाइट है, तो वैसे भी कल ही निकलेगा, तू आराम कर। अच्छा, मैंने कहा ठीक है मैं आराम कर लेता हूँ। तब तक तो बड़ा अच्छा लग रहा था, रात को जो हम साथ में थे, साथ में डिनर किया, लेह सिटी की माल रोड घूम के आए, बाकी वाइब्स देखी, डांस वांस किया वहाँ पे। रात को आ गए 10 बजे, 10-11 बजे तक हम वापस होटल आ गए थे, सो गए। सुबह उठे तो 8-9 बजे उठे, तो ये लोगों ने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने बाइक लोड की। अब ये तो बाइक लोड करके, अब ये लोड करे सामान, और मैं इनको देख के मेरा मतलब मैं इमोशनली हो गया भाई, मेरे को बड़ा दुख हो रहा कि यार ये लोग तो जा रहे, तू ही रुक रहा है, तो ये पूरा दिन कैसे काटना है आज। तो मैंने कहा, सबने कहा कि ठीक है आराम कर, बाकी भाई हम ट्रैवल करके आए थे अच्छा खासा, तो हम लोग ठीक है आराम ही करते हैं। इन लोग को मैंने बाय बोला, मैं लिटरली रोने लग गया था। अच्छा, हाँ, और मेरे साथी जो थे, एक गुरु भाई, ये विशाल गुरु भाई, सब मतलब सब इमोशनल थे कि यार हमें अच्छा लग रहा है तेरे को अकेला छोड़ के जा रहा है, लेकिन तेरे तो फ्लाइट है, तू आ जाइयो, तो हमसे पहले पहुंच जाएगा अगर। माँ भाई वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब होता है ना कि सब लोग तो घर बाइक से जा रहे हैं, तो यहाँ फंसा हुआ है यार। उस टाइम लगा था यार नहीं, छुट्टियां ज्यादा होनी चाहिए थी। अच्छा, तो छुट्टी की वजह से छुट्टी की वजह से मेरे को वो प्लान में चेंज करना पड़ा, इनके साथ वापस ना आके मैं बाई फ्लाइट आया था। अब वो दिन मेरे पास पूरा दिन था, सुबह से लेकर शाम तक। नेक्स्ट मॉर्निंग की मेरी 8 बजे की फ्लाइट थी। अब मैंने, ये लोग चले गए तो मैं क्या करूं, मैंने टीवी चलाया, गाने सुनता हूँ, नहीं मन लगा। मैं क्या करूं, मैं बाहर मार्केट में घूमने गया, अकेले ऐसे निकल गया ना, मार्केट में मन लगा। फिर वहां से अपना वो ब्रेकफास्ट करके खाना वाना खा के वापस आ गया, होटल में आया, मैं सो जाता हूँ। सोने की कोशिश करी, नींद नहीं आई। अच्छा, मैं क्या हो रहा है, फिर मैंने सोचा यार तू ये सोने थोड़ी आया, लेह सिटी में सोने आया क्या तू। फिर मैंने अपने होटल वाले से बात की, उससे उसका एक स्कूटी का पूछा, उसने मुझे स्कूटी रेंट कराई 600 रुपये रात के 8 बजे तक की। अच्छा, तो मैंने स्कूटी रेंट की और मैं निकल गया फिर एक मोनेस्ट्री की तरफ। मैं वहां गया, मोनेस्ट्री में जाके बड़ी शांति मिली, थोड़ा मन को सुकून मिला, नए लोग मिले, उनसे जानकारी हुई, उन्होंने बातें की। वहां से फिर शांति स्तूपा गया, फिर मैं कारगिल वार मेमोरियल गया, पत्थर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, वहां के बाद मैग्नेटिक हिल गया, और मैं सारा ये सब पूरा अकेले सोलो लेह सिटी एक्सप्लोर करके मैं रात को 9 बजे वापस घुसा हूँ होटल में। पूरा दिन मैंने ट्रेवल किया, पूरे दिन मैंने एक्सप्लोर किया सोलो। ये तो सबसे बेस्ट, ये मेरा बेस्ट था, ये मेरा बेस्ट था कि मैं अकेले, और उसमें एक चीज थी कि ना मेरे को किसी का वेट करना, ना मेरे को, सिर्फ मेरे को डेस्टिनेशन पता है क्या, मुझे मैग्नेटिक हिल जाना है, तो मैं खेचे मैग्नेटिक हिल जा रहा हूँ बाई स्कूटी से सोलो। बड़ा मजा आया, मतलब फिर मेरे को लगे नहीं यार तूने यहाँ रुक के ना गलती नहीं है, तो सही है, अच्छा गया, तो एक्सप्लोर किया चीजें। रैपिड फायर खेलते हैं। ओके, नाइट ड्यूटी या डे ड्यूटी? डे ड्यूटी। बुलेट या स्पोर्ट बाइक? ड्रीम स्पोर्ट बाइक, कंफर्टेबल। जो मेरी पहली बाइक राइड थी वो बुलेट से थी। हेलमेट कंपलसरी है बस थोड़ा? नहीं कंपलसरी। कंपलसरी। पुलिस पावर या पब्लिक ट्रस्ट? नहीं पब्लिक ट्रस्ट। सही बताना। नहीं पब्लिक ट्रस्ट। सच में? बिल्कुल सर, श्योर। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप नॉर्मली राइडिंग गियर के साथ हो, ठीक है, और किसी पुलिस वाले ने रोका आपको, हाँ। और जब उतारा हेलमेट, अरे ये तो अपना अमित है? नहीं, ऐसा होता है। अभी जैसे नोएडा चल रहे हैं तो मिल जाते काफी हैं, अपने बैचमेट हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं,
तो कई बार अब जैसे गियर्स में भी ना भी हो ना, तो हेलमेट में मैं बंडाना यूज करता हूँ, हेलमेट लगा हुआ है तो जल्दी से पहचान में आता है, प्राइवेट पहन के जा रहे हैं आप तो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के मैंने देख लिया दूर से कि हाँ ये मेरा जो नोन खड़ा है, तो मैं उसके पास से बाइक निकालता हूँ। कई बार तो उसके दोहरे ही निकाल दे, बिल्कुल लगा देता हूँ तो वो कहता है अरे भाई कैसे करेगा, चढ़ाएगा क्या ऊपर? सीधा उसका पहले सवाल देता है भाई कैसे करेगा, मारेगा, चढ़ाएगा ऊपर, क्या कर रहा है? फिर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, कुछ नहीं करता, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, बस ऐसे चुप खड़ा हो जाता हूँ। तो वो कहता है अरे भाई क्या हो गया, सब तबीयत ठीक है? फिर मैं हेलमेट आता, फिर मैं हंसता हूँ क्या भाई, फिर क्या कह रहे यार तुमसे डरा दिया, तो मैं पता नहीं क्या बात हो गई कि तबीयत खराब है क्या तो नहीं यार वो मैं तो तेरा ऐसी टेस्ट ले रहा था, मुझे ले रहा था। अच्छा, हम बात करते हैं थोड़ा सा आपके मेघालय की। जरा मेघालय के बारे में बताओ, सबसे पहले बेसिक क्या है, आपको क्या क्या है वहाँ जो हर किसी को जानना चाहिए? अब राइडर्स रेयरली जाते हैं, ज्यादातर सब लद्दाख ही जाते हैं, स्पीति जाते हैं। मेघालय के बताइए। मेघालय गया था, मेरी सोलो राइड थी वो, फर्स्ट मेरी सोलो राइड थी वो, इतनी लॉन्ग, जो लगभग 2100 के करीब थी, 2100-2000 के किलोमीटर के करीब पड़ा है वो। और जगह वहाँ पे मस्त है एकदम, जैसे लेतलुम हो गया, लेतलुम बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जिस टाइम पे हम पहुंचे तो वहाँ पे बादल तैर रहे थे सारे में। भाई मेघालय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वहाँ पे बादल कब आ जाए कब बरस जाए पता ही नहीं चलता। अच्छा। लेकिन मौसम आपको इतना एक्सट्रीम मिलेगा ना, जैसे कि हम वहाँ पे 7 सिस्टर्स एक वाटरफॉल है, वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम पहुंचे तो इतना कोहरा था, लेकिन वो कोहरा नहीं था, वो बादल घूम रहे थे वहाँ पे, इतना फोगी वेदर था और सारे बादल ऐसे थे रोड के ऊपर ही आ गए, हमारे ऊपर आ रहे हैं बादल, हम बादलों के बीच से निकल के जा रहे हैं और मुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर ही बादल साफ। अच्छा। मौसम एकदम क्लियर, बिल्कुल बेहतरीन धूप निकली हुई, आसमान नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ब्लू व्हाइट बादल, मतलब इतना मजा, अल्टीमेट सीनरी था ना, मजा ही आ गया। अगर कोई वहाँ का प्लान करे तो एटलीस्ट कितने दिन का लेके चले दिल्ली से? अगर बाइक जाना है, बाई रोड जाना है बाइक से, तो कम से कम आपके पास 6 से 7 दिन होने चाहिए मिनिमम। आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 3 दिन लग जाएंगे, तीसरे दिन आप पहुंचेंगे मेघालय। तीसरे दिन? यस, मैं अपना बताऊं, मैं यहाँ से पहले दिन जब गया था, मैंने दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock स्टार्ट किया था, ठीक है, और मैंने यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ क्रॉस करने के बाद मैं रुका था गोरखपुर। उसका भी एक रीजन था कि मैं जब लखनऊ से मैं जब लिंक रोड लेके निकला ना आजमगढ़ वाले रोड पे, तो वहाँ पे एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, मेरे को किसी ने सलाह दी कि आप उससे चले जाओ, वो लगभग 200 किलोमीटर लंबा है, वो ऊपर ही ऊपर, ऐसे पेरीफेरल है ना अपना, ऊपर ही ऊपर, वो इस तरह का। और भाई मेरे को 8:30 बज गए और मैं 9 बजे गोरखपुर पहुंचा हूँ, सुबह 5 बजे का चला। और ये लगभग मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड थी सोलो की, जिसमें मैंने 800 किलोमीटर के करीब बाइक चलाई है एक ही दिन में अकेले। थके नहीं उसके बाद? थकावट थी, बहुत ज्यादा बढ़िया थकावट थी, मजा आ गया। अब मजा ही आया कि हाँ, रोना भी आ रहा था कि यार क्यों गलत आ गया, क्या डिसीजन गलत हो गया। लेकिन जिस होटल में मैं रुका था गोरखपुर में, तो वहाँ पे जो होटल के ओनर थे, अब उनको मैंने बताया कि ऐसे मैं पुलिस में और मैं मेघालय जा रहा हूँ, तो ठीक है सर, आपको रूम, नॉर्मल रूम था, मैंने वो ले लिया। अब क्या होता है कि मैं डिनर करने के बाद मैं टहलने के लिए बाहर गया, तो वो जो होटल के ओनर थे वो बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे अपने किसी फ्रेंड का। अब उन्होंने वो स्पीकर बजा के वो डांस कर रहे, मैं वहाँ से निकला तो उन्होंने मेरे को कहा गया सर आ जाओ, मगर नहीं भाई, क्योंकि मैंने जो अपनी आईडी दी थी वो पुलिस वाली आईडी जमा कराई थी। अब क्या होता है, जब मैं वहाँ से आधे घंटे में घूम के आया तो उन्होंने मुझे नहीं सर केक तो खाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, केक खा लूंगा, जब तुम्हारा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे किसका बता दो, विश कर दूंगा। मैंने उस भाई को विश किया तो क्या लगे भाई, उनको अच्छा लगा, सेम हम उम्र थे, 25-26 साल के लड़के थे सारे, तो उनसे फिर इंट्रोडक्शन हुआ, भाई कहाँ से, ऐसे ऐसे भाई, उसने सबसे बताया होटल ओनर ने कि ये भाई है अमित भाई पुलिस में और ऐसे ऐसे मेघालय जा रहे हैं भाई बाइक से। अब मेरा थोड़ा सा सीना चौड़ा हो गया कि यार मेरी बड़ाई हो रही है। अब उन्होंने स्पीकर बजा के, सर नहीं सर हमारे साथ डांस करो, हमारे साथ खाना खाओ। मैं कहना यार खाना वाला तो मैं खा चुका हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं सर केक तो लेना पड़ेगा। केक लिया, कोल्ड ड्रिंक हमने साथ में पी। फिर यार मैं थका हुआ था बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि मेरे को बहुत पेन हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, गाना लगाया, उसने लगावे जो लिपस्टिक। अच्छा। और भाई मैं रुक नहीं पाया, हमने खूब दबा के दही तोड़ के डांस किया था सबने, 5-6 बंदे थे। और मतलब मेरा जितनी थकान थी, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो माइंड बिल्कुल अपसेट था, सब ओके हो गया एकदम।
मैं वहाँ पे उनके साथ 11 बजे तक मैंने उनके साथ रुका, उनके साथ डांस वांस किया, उनसे बातें हुई काफ़ी, मतलब दोस्ती हो गई तुरंत। फिर मैंने कहा 11 बज के मेरे को सुबह निकलना है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे रेस्ट जरूरी है। फिर मैं अपने रूम में जाकर मैं रेस्ट किया, सुबह निकला वहाँ से। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सीधा सिल्लीगुड़ी। ठीक है। मैंने पूरा बिहार, गोरखपुर से लेके यूपी घुसा, पूरा बिहार पार किया मुजफ्फरपुर होते हुए, और मैं पहुंच गया फिर सिल्लीगुड़ी में। फिर वो 8 बजे नाइट स्टे किया, और उसी दौरान रात को 8 बजे करीब मेरी बाइक में एक प्रॉब्लम आ गई थी। उसमें हुआ क्या कि जो मेरा मैंने डस्टर रखा हुआ था बाइक को साफ करने के लिए, वो इंजन के वहां से वो चैन सेट में फंस गया भाई। अच्छा। किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि मैं कहता हूँ कि महादेव का साथ था, मेरे बड़ों का आशीर्वाद था जो मैं बच गया, कि ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ कि मैं गिर गया या फिर वो मेरी बाइक जाम मतलब फंस जाती, उसमें गिर जाता, मैं चौक हो जाती। तो वो सब बचा। और उसके बाद मैं सिल्लीगुड़ी पहुंचा। मैंने रात को ही एक मैकेनिक बंद करने वाला था दुकान, उससे बात करी, उसने बेचारे ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। उसने उसकी सफाई करी, इंजन खोल, वो चैन सेट का खोल खाल के बढ़िया एकदम उसने वो कपड़ा रिमूव किया। तब मैं होटल लेके, वो था मोटोसोल करके एक होटल था जलपाईगुड़ी और सिल्लीगुड़ी के बीच में, अच्छा, हाईवे पे। वहाँ पे मैं स्टे किया। उन्होंने भी मेरे को काफ़ी कंसेशन दिया कि आप दिल्ली से यहाँ हमारे यहाँ पे आए हो, तो मेरे को आप यकीन नहीं करेंगे, एक 3 स्टार होटल या 5 स्टार ही होटल रहा होगा वो, 4 स्टार सॉरी 3-4 स्टार होटल, उन्होंने मात्र मुझसे 600 रुपये लिए थे एक स्टे के। पुलिस वाले समझ के वैसे डिस्काउंट दे देते हैं कि क्या पैसे ना दे तो ज्यादा तो नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा वहाँ तो मैं तो मिल जाएगा। नहीं, वहाँ पे तो मैं राइडर था ना, पुलिस थोड़ी था। मैं बस मजाक कर रहा था। नहीं, राइडर्स को आप मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सपोर्टिव होते हैं, आप राइड करते हैं, हम भी करते हैं, वैसे हम भी सपोर्ट करते हैं, काफी लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। फिर थर्ड डे फिर मैं वहाँ से मॉर्निंग में निकला, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं सीधा मेघालय चला गया भाई। मेघालय जाके मेरे को गुवाहाटी जब मैं पहुंचा ब्रह्मपुत्र नदी पे, तो मैंने वहाँ रेस्ट किया थोड़ा। तो वहाँ से 80-90 किलोमीटर था मेरा जो जहाँ मेरे को जाना था। और मैंने देखा यार ये तो 80-90 किलोमीटर दिखा, तो टाइम लगेगा। लेकिन भाई साहब वहाँ का जो रोड था ना, 4 लेन हाईवे, बाइक मैं कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से वो पहाड़ों के बीच से रास्ता था, वो क्या था, अभी हमारे उत्तराखंड के और जो हिमाचल के, वो क्या भाई पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं हम, पहाड़ों के ऊपर चढ़ के क्रॉस करते हैं। लेकिन वहाँ क्या वैली से क्रॉस कर लेते हैं हम मेघालय में। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब आप गुवाहाटी से ब्रह्मपुत्र नदी को पार करेंगे, गुवाहाटी से जब आप मेघालय में घुसते हैं, शिलोंग की तरफ घुसते हैं, तो मेघालय से शिलोंग का जो रास्ता था वो लगभग 90-95 किलोमीटर के करीब है। वो जो पूरा रास्ता है वो एक जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ के बीच में वैली होती है ना, वो वैली के बीच से बना रखा है रास्ता। क्या बात है भाई, सांप की तरह रास्ते सारे। अच्छा। और मतलब आपके दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में रास्ता जा रहा है, आपको पहाड़ पे चढ़ना ही नहीं है ऊपर, लिटरली थोड़ा बहुत आपको पहाड़। एक तो वहाँ के पहाड़ की हाइट भी कम थी, जितने हम जैसे उत्तराखंड के और हिमाचल के पहाड़ हमने जो देखे उनसे काफ़ी कम थी। और लेकिन बीच से जो ऐसे सांप सीढ़ी से रास्ते ना, मैं कह रहा हूँ लिटरली मेरी बाइक कहीं भी 40 से नीचे नहीं हुई है, 60-50 मजा। और ऐसे मतलब लीन कर रहे हो आप बाइक को, इतना मजा आ रहा था ना बाइक चलाने में भाई। सैडल बैग बंधे हुए हैं बाइक पे, एक छोटा बैग पीछे रखा हुआ है, और आपकी बाइक लीन हो रही है। मैं कह रहा भाई इतना मजा आया था, मैं कह रहा ये रोड ऐसा होना चाहिए, मक्खन मलाई रोड एकदम। तो कोई अगर मेघालय का ट्रिप प्लान कर रहा है तो उसका मिनिमम बजट कितना होना चाहिए 7 डेज का? 7-8 डेज का भाई, अकॉर्डिंग टू यू। वहाँ पे जो नॉर्मली आप एक अच्छा होटल लेंगे तो 1500 से 2000 का आपका एक होटल है। ओके। अगर आप लग्जरी में जाएंगे, जैसे शिलोंग में थोड़ा महंगा है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के होटल्स हैं, तो जैसा आप पैसा खर्च करेंगे, जैसा आप फैसिलिटी लेंगे, वैसा ही आपको होटल मिलेगा। तो ये तो हो गया होटल का। बाकी खाने का तो आप वेज नॉन वेज वहाँ पे सब मिलता है, और मोस्टली सभी जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन पे सब पे ही वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएंगे आपको। तो कितना डेली का 2000 रुपये लेके चले या ज़्यादा? हाँ, इतना ले सकते हैं। हाँ। 2000 विद लंच डिनर। अगर आप 1500 का लेंगे तो 500 में आपका सुबह शाम का खाना आराम से हो जाएगा बेस्ट। मतलब 14,000 का बजट आपको एटलीस्ट कम से कम फ्यूल मत इंक्लूड करना। फ्यूल भी है आपका? फ्यूल इंक्लूड मत करना भाई, वो डिपेंड करता है आप कौन सी बाइक लेके जा रहे हैं। ओके, ठीक है। मेघालय में एक सबसे इमोशनल जगह है, आप ऐसा कह लो कि सबसे खूबसूरत जगह कौन सी थी? मेरे को सबसे खूबसूरत जगह वहाँ पे लगी एक, देखो वहाँ के व्यू अल्टीमेट है, वहाँ पे बहुत सारी जगह है ऐसी। ठीक है। तो एक तो नोंग जोरोंग करके जगह है। अच्छा। नोंग जोरोंग एक गाँव है, और वहाँ का जो आप अर्ली मॉर्निंग का सनराइज से पहले अगर आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको पूरी
उसमें आसमान में बादल की लेयर बनी मिलती है, लेकिन वहाँ का वो नज़ारा अर्ली मॉर्निंग का ही है, बस अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा है जो मैं कहता हूँ बेस्ट टू बेस्ट है आपका मेघालय का नज़ारा वो। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जो मेरा सबसे वहाँ पे जो अटपटा एक्सपीरियंस रहा था वो रहा था मेरा एक मऊसाई करके एक केव है मेघालय, वो है चेरापूंजी में। ओके। हाँ, तो वो रियल एक केव है माउंटेन्स के अंदर भाई। उसमें ना मतलब एक कहते हैं ना पेट में पानी हो जाना, जो गले में सांस गले में अटक गई है, वो वाला इंसिडेंट। ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे? वो नेचुरल केव है और इतनी अल्टीमेट है, इतनी कहते हैं ना इतनी एडवेंचर है वो उसके अंदर कि अगर आप उसमें जाएंगे ना तो आपको अलग ही फील आएगा एकदम। कई बार तो लगा था मैं क्यों आ गया इसमें। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत ही एक तरह से देखा जाए ना, बहुत तरह से एक तरह से खतरनाक है वो। उसमें कहीं तो नीचे गड्ढा सा है और बिल्कुल आपकी बिल्कुल चिकनी चट्टाने है उसके अंदर, आप वहां से निकल सकें, छोटा सा रास्ता हो जा रहा है, कहीं पे इतना बड़ा रास्ता हो जा रहा है, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जब उसमें घुसे ना तो लगा कि हाँ भाई ये कुछ अलग था। अलग था। बिल्कुल। यूनिफॉर्म पे लोग सैल्यूट करते हैं, ये डर है या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट है। सल्यूट आप किसको, डर की वजह से तो कोई नहीं करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इनको सामने, ये भाई आ रहे हैं, आप इनको सल्यूट करो, आप करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर सामने से कहूँ कोई आपका जिसको आप मानते हैं, ठीक है, आप उसी को तो सल्यूट करोगे कि हाँ भाई, अरे भाई, आप आपका हाथ अपने आप उठ जाएगा, अरे भाई क्या हाल है। बिल्कुल। होता है ना ऐसे कि हम जैसे किसी से मिलते कहते अरे भाई क्या हाल है, तो उसको सल्यूट करना ही होगा कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये रिस्पेक्ट है। पुलिस का पावर सबको दिखता है, बट प्रेशर किसी को नहीं दिखता, ये क्या सच है? प्रेशर होता है, लेकिन और भी डिपार्टमेंट है, प्रेशर सबको होता है। सबको। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पुलिस के लिए स्पेशल प्रेशर होता है। कभी ड्यूटी पे आपको ऐसा कभी फील हुआ यार कि काश आज मैं नहीं आके कहीं राइड पे होता? कई बार ये लगता है जैसे आपको अर्ली मॉर्निंग जाना है और बारिश हो रही है बहुत तेज और पूरा पानी भर रहा है, यार हम फोन करके ये नहीं बोल सकते कि मैं आज ड्यूटी नहीं आ रहा मैं छुट्टी कर रहा हूँ। अच्छा। नहीं, अगर आपकी ड्यूटीज है तो आपको जाना पड़ेगा, बारिश हो, आंधी चाहे तूफान, पुलिस खड़ी सीना तान। अच्छा जी। यस। पुलिस वाला अगर अपना खुद का चालान कटवाए तो कैसा लगेगा? नहीं, चलान तो कटते हैं ना, कटवाने की क्या जरूरत है, वो तो कट जाते हैं अपने आप ही। कैसे? वो कैमरा या कैमरा से कटते हैं। आप अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, आप गलत कर रहे हो, मैंने कहा अगर आप गलत करोगे तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। आपके ग्रुप में आपको थोड़ा ये सोच के कि ये भाई ये पुलिस वाला है, तो थोड़े ऐसा होता है कि चल भाई थोड़े से पैसे कम ले लेते हैं कंट्रोल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ज्यादा लेते हैं नहीं, यार, ये पुलिस ज्यादा वाला है, भी इसके पास पैसे ज्यादा आते हैं, चल भाई तू खिला। देखो, ग्रुप का मतलब ही होता है, अगर आप ग्रुप में राइडिंग कर रहे हैं तो उसमें सब बराबर है, ठीक है। तो उसमें कंट्री सभी का होता है, जो भी आता है वो टेबल शेयरिंग होता है। एक हमारे पैरी पाजी हैं, वो पहले ही डाल देंगे मैसेज कि भैया राइड पे जा रहे हैं, ऑल एक्सपेंस ऑन टेबल शेयरिंग। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सबका इक्वली होता है। भाई ये स्टिक है आपके लिए, आई थिंक ड्यूटी पे कभी काम आएगा लड़कों को डराने के लिए। ठीक है, ये स्टिक है, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, सेफ्टी स्टिक। हाँ, ओके, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक एप्रिशिएशन है कि ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मे बी मैंने कुछ गलत कहा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड। बाकी मोटिवेट रहिए, ट्रैवल करिए, एक्सप्लोर करिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए। सर आपको मोटोकास्ट पे आके कैसा लगा, हमें भी तो पता चले। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि आपने मुझे इनवाइट किया। इवन मैंने आपसे कांटेक्ट करके कहा कि भाई मेरे को कुछ नया करना है, कि एक एक्सपीरियंस हो जाए और पता चल जाए पॉडकास्ट हो जाए। आजकल सुना ही था कि पॉडकास्ट, तो आज देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। तो सही है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बाकी मेरे दोस्तों को, सभी साथियों को मिले, कुछ लोग मोटिवेट होंगे, कुछ इंस्पायर होंगे। भाई कोई गलती से कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए सॉरी, एंड वैसे कोशिश करिए कि मतलब सबको सही रहे। पुलिस वाले सॉरी तो बोलते नहीं है। मैं ट्रैवलर हूँ भाई, मुझे देखना पड़ेगा। पता चल रहा है मेरे ट्रैवल का सपना ही बंद हो जाए। ओके, अच्छा, ऐसा नहीं है वैसे, क्योंकि ये भी स्टार्ट है मेरी जर्नी की, और मैं चाहता हूँ मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करूँ, और मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, वो होंगे पूरे, और वो देखेंगे आप हमारे पेज पे, तो बने रहिए। ऑब्वियसली। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे
अमित सर जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारी टॉपिक पे बात करी है कि आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का एक्सपीरियंस है जो इन्होंने चीज़ें की है, उसके बिहाफ पे हम बात कर रहे थे। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि लद्दाख की लर्निंग हो गई, मेघालय राइड की बातचीत हो गई, इनके लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू हुई है, अब देखो आगे आगे होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना और अपने ग्रुप के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।